तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे आपका रेड आइस, ठीक, तो इसका संकलन करेंगे तो W का पहले इससे कराएंगे तो WR होगा व्हाइट आइस और रेड आइस बनेगा, फिर W का इसके साथ कराएंगे तो फिर से ये रेड आइस बनेगा। तो ये आपका ये कौन सा आपका पीढ़ी कहलाता है कि आपका ये F1 पीढ़ी कहलाता है, F1 जनरेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब फिर से इन दोनों में क्या होगा, फिर से इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनका फिर से आपस में संकरण होगा। देखते हैं क्या बनता है। पहले तो आपका व्हाइट आइस बनेगा, ये देखिए व्हाइट आइस का व्हाइट आइस के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका इसके साथ, ये इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक। तो व्हाइट आइस बन गया, फिर व्हाइट आइस का इसके साथ कराएंगे तो व्हाइट आइस बन गया यहाँ पे नॉर्मल आपका ये लो बन गया। फिर आपका नॉर्मल कैसा बनेगा, रेड आइस वाला बनेगा, ये आपका फिर से आपका पुनः रेड आइस बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या बनेगा, रेड आइस और व्हाइट आइस, ठीक। तो ये आपका बन गया रेड व्हाइट, रेड बन गया और ये व्हाइट आइस बन गया। फिर आपका इसके बाद इसके साथ बनेगा तो क्या बनेगा, ये रेड आइस बन जाएगा और ये आपके नॉर्मल से क्या बन जाएगा, आपका व्हाइट आइस बन जाएगा। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार से होंगे। तो मेरे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। इसमें हम लोग को यही देखना है। आपको यहाँ पे 2 क्या होंगे, छोटे छोटे वाले दिखाई देंगे। जैसे देखिए ये यहाँ पे दिखे रेड आइस और यहाँ पर ये पूर्णतः रेड आइस, तो 2 रेड आइस दिखे यहाँ पे हमको और 2 व्हाइट आइस। ये पूर्णतः 2 रेड आइस है और ये पूर्णतः 2 व्हाइट आइस है। और यहाँ पे भी क्या है, देखो 50%, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 50-50% गुड़ मिल रहा है, मतलब 50% यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है रेड आइस का। आ गया समझ में। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, यहाँ के यहाँ पे देखना रेड आइस बना है, ये फर्स्ट वाला रेड आइस है, ठीक। फिर उसके सेकंड वाला क्या है आपका, व्हाइट आइस है, या फिर इसको आप रख लो, इसको फर्स्ट वाले को व्हाइट आइस बोलो क्योंकि व्हाइट डब्ल्यू लिखा है। फिर ये रेड आइस ये वाला होगा आपका, ये मैंने यहाँ पे बनाया है लेकिन बुक में उसको सीक्वेंस वाइज समझाया है, जबकि वैसा संकरण नहीं होता है, ठीक। उसको सीक्वेंस वाइज सीधा उतार दिया गया, लेकिन संकरण वैसा एक्चुअली नहीं होता है, एक्चुअली ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य में गुण निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक। थोड़ा उधर उधर निकल जाता है, उसको समझिएगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा सब निकल जाता है तो गुड़ बोल डाला था लिंग को बोलते बोलते। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक। ये कितना होता है, 22 एक्स होता है और 22 वाई होता है। ये किसका कंडीशन का बात कर रहा हूँ मैं, ये मेल की बात कर रहा हूँ। और फीमेल में क्या होता है आपका 22 एक्स होता है और 22 क्या होता है और एक्स होता है। ये किसका बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल का बात कर रहा हूँ, ठीक। याद रखिएगा सिंबल से, मतलब इसमें जो कितने होते हैं, तो 22 जोड़ी होते हैं, ठीक। और कितने होते हैं गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र होते हैं। इसमें होते हैं मनुष्य में, मेल में और फीमेल में भी 44 गुणसूत्र। तो कंपलसरी बात है, अगर लड़की लड़का होगा तो भी क्या होगा, वैसे होगा। अब देखिए जैसे क्या होता है, आपस में फ्यूजन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो मान चलिए इसका 22 गुणसूत्र एक्स मिला, ठीक। और इसका भी अगर मेल का भी, ध्यान से देखिएगा ये चीज, अगर ये मेल है, ये क्या है, मेल है, मतलब क्या है, नर है, नर का अगर 22 गुणसूत्र मिलता है और फीमेल का भी 22 गुणसूत्र मिलता है, लेकिन दोनों का एक्स मिलता है, तब ये क्या बनेगा, ये लड़की बनेगी। तब जो नया जायगोट बनेगा, वो जायगोट परिवर्तन होके ग्रोथ करके किसका निर्माण होगा, बॉर्न बेबी का निर्माण होगा, ठीक, लड़की बनेगी। आया समझ में। अगर यहीं पे क्या होता है, इसका जो है लड़की का एक्स गुणसूत्र ही आएगा, इतना तो कंफर्म है क्योंकि दोनों में एक्स रहता है। और लड़के का अगर वाई गुणसूत्र क्या होता है, इधर आ जाता है, तब क्या बन गया, एक्स वाई, अर्थात 44 क्या हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएंगे। तो आपका क्या होगा, 22 एक्स होगा आपका, सॉरी, और 22 वाई होगा, टोटल क्या हो जाएगा 44। तब एक्स वाई बन गया, तब ये क्या बन जाएगा, ये लड़का बन जाएगा। इस प्रकार क्या होता है, मनुष्य में लिंग गुण निर्धारण होता है। जो सोनोग्राफी कराने जाते हैं ना, वो यही सब चीज़ को डिटेल से दिखाते हैं, लेकिन ऐसा आजकल नहीं है और ना ही ऐसा कराया जाता है। पहला होता जाता है, आजकल कई लोग भी पैसे ऐसे देकर कराते हैं, लेकिन ये जुर्माना है और पढ़े लिखे व्यक्ति लोग को ऐसा नहीं कराया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन दैट मीन्स क्या होता है, उत्परिवर्तन, ठीक। आपके बुक में बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिया गया है उस परिवर्तन में कि उसके खोजकर्ता कौन है करके, कहीं पे दूसरे टॉपिक पे दिया होगा या फिर आगे दिया होगा, तो जहाँ पे होती है वहाँ पे होना चाहिए। तो परिवर्तन की खोज किसने की थी, ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी, ठीक। ह्यूगो यह है और एक ह्यूगो डी ब्रिज ने इसकी खोज की थी जी, उत्परिवर्तन की सर्वप्रथम खोज की थी। उत्परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन क्या होता है ये देखते हैं। तो हमारे जितने भी क्या हैं
गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे खाते रहते, खाना खाते रहते किसी टाइम, ठीक, ये एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ, समझना उसको, ठीक, कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो अचानक से अटक जाते हैं, ठीक, या अचानक से बात करते करते खांसी आ जाती है, तो वो क्या है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, मान के चलिए आपके गुणसूत्र में आकस्मिक जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, जैसे मान के चलिए आपका डीएनए है, ठीक, डीएनए में बहुत सारे होते हैं, AGTC होता है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, ये सब क्या है, इसके पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड की संरचना मान के चलिए G के साथ A के साथ T जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड मान के चलिए, ठीक, और ये मान के चलिए G के साथ G डबल बॉन्ड जुड़ता है, तो कहीं ये सिंगल बॉन्ड हो गया या फिर और कुछ परिवर्तन हो गया, इसकी संरचना परिवर्तन या फिर संख्या परिवर्तन हो गए डीएनए के। मान चलो 45,000 करोड़ है, तो मान चलो 45,999 हो गया, ठीक, और बढ़ गया, या फिर 44,999, एक गुणसूत्र कम हो गया, तो उसके कारण मतलब गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होगा, नहीं समझे, परिवर्तन दोबारा देखें, गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण आपके तुरंत ही उसके कारण कोई आकस्मिक परिवर्तन होगा। जैसे मान चलो मैं डीएनए कमी हो गया तो सही तो कोई ना कोई अंग तो कमजोर हो जाएगा, ठीक, या फिर जैसे मान चलो मेरे 4 उंगली है, अब मेरे डीएनए में कुछ हो गया, उसके कारण 1 उंगली बढ़ गया, तो डीएनए में परिवर्तन हुआ इसलिए तो उंगली बढ़ा ना, मतलब 2 परिवर्तन हुआ। तो हमारे शरीर के अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण आकस्मिक जो परिवर्तन होता है, अचानक से जो परिवर्तन होता है, वो आपका क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक। अनुवांशिक पदार्थों में किसी कारणवश परिवर्तन होने के कारण नया जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है जी, उत्परिवर्तन। किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था, ठीक। अब देखते हैं उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। उत्परिवर्तन आपका मुख्यतः मेनली कितने प्रकार का होता है, उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दूसरा आपका होता है जी जीन सूत्रीय उत्परिवर्तन। कौन सा उत्परिवर्तन, जीन सूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक। तो हम लोग देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, तो गुणसूत्र के संख्या व संरचना में, संख्या मतलब 22 जोड़ी, संरचना मतलब और भी x से y, x से x, ये पढ़ाया हूँ, ये गुणसूत्र की संख्या मतलब 44 से 42 हो गया, या फिर 22 से 31 हो गया, तो भेंगापन, तिरछापन, कमजोरी, लकवापन, बांध्यता, ये सब चीज तो संख्या हो गया। और संरचना क्या होगा, कुछ संरचना होगा, x से x, y से y ऐसे, तो उसका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और जीन सूत्रीय, जो आपका डीएनए की जो डीएनए में चेंजेस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, जीन सूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गुणसूत्रीय, 2 प्रकार के। चलिए देखते हैं हम लोग गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संख्यात्मक उत्परिवर्तन, दूसरा होता है आपका रचनात्मक उत्परिवर्तन, दूसरा आपका क्या हो जाएगा जी, रचनात्मक। तो गुणसूत्रों की संख्या में जब क्या होगा, आपका परिवर्तन होगा, तब वो क्या कहलाएगा, गुणसूत्रीय संख्यात्मक उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय संख्यात्मक उत्परिवर्तन जैसे 2n + 1n + 3n, तो संख्या में कुछ परिवर्तन हो गया, हेर फेर हो गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और रचनात्मक, जब उसके बाद वायुमंडली के कारण उसके रचना में कोई परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। कलर भी गुणसूत्रीय कारण होता है, पता है नहीं है होना चाहिए, ठीक। तो वायुमंडली कारण के कारण उनकी रचनाओं में क्या होती है, गुणसूत्रों के परिवर्तन हो जाती है, तो रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। मेनली यहाँ पे संख्यात्मक गुणसूत्र के 2 हैं, कौन सा आपके, यूप्लाइडी या फिर यूप्लाइडी बोलते हैं उसको, ठीक। और एक होता है एन्यूलायड या फिर लायडी ऐसा, ठीक। तो लायड क्या होता है देखते हैं। यूप्लाइडी मतलब क्या होगा, गुणसूत्र समूह में बढ़ते जाएंगे, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 3 से 6, 5 से 10, तो समूह में रहेंगे। तो 2 रहेगा तो डाई होगा, 4 रहेगा तो टेट्रा होगा, 4 रहेगा तो 6 रहेगा तो हेक्सागोनल, 5 रहेगा तो पेंटागोनल, ऐसे क्या होंगे, समूह में बढ़ते जाएंगे, तब यूप्लाइडी। और न्यून मतलब होता है कम करना, न्यून, ठीक। तो उनकी संख्या में क्या हो जाएगी, 1 या 2 की संख्या में कमी होती जाएगी, तो आपका क्या कहलाएगा, एन्यूलायड कहलाएगा। ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एन्यूलायड के अंदर और बहुत सारे होते हैं, कुछ उसको आप देख लीजिएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं रचनात्मक। रचनात्मक को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है,
तीन भागों में बांटा है। पहला आपका होता है विलोपन होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है विलोपन के बाद द्विगुणन होता है, तीसरा आपका होता है स्थानांतरण। पहला आपका कौन सा होता है विलोपन, दूसरा आपका होता है द्विगुणन, तीसरा आपका होता है स्थानांतरण। ठीक, तो ऐसे गुणसूत्र जो क्या होते हैं अपने स्थान से विलोपित मतलब क्या होता है हटा देना। आप कहीं पेपर में देखते हो कि आज पीएससी ने 3 क्वेश्चन विलोपित किए या 2 क्वेश्चन के आंसर विलोपित किया या 1 क्वेश्चन का आंसर विलोपित किया, तो विलोपित मतलब होता है हटा देना। ठीक, तो अपने गुणसूत्र अपने स्थान से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, पूर्णतः गायब हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका विलोपित रचनात्मक गुणसूत्र उत्परिवर्तन, विलोपित रचनात्मक गुणसूत्र उत्परिवर्तन। द्विगुणन गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाएगा, द्विगुणन हो जाएगा, उसी के साथ जाके जुड़ जाएगा, उसके स्थान में जाके जुड़ जाएगा, वो क्या कहलाएगा द्विगुणन, रचनात्मक द्विगुणन उत्परिवर्तन। फिर आता है स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब टीसी जानते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग प्रचार आचार्य को लिखते हैं। तो स्थानांतरण क्या होगा, अपना कोई गुणसूत्र है जीन है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है चला जाता है। जैसे यहाँ पे ऐसे कोई भी जीन है, जैसे मान चलो यहाँ पे अमीनो एसिड जैसे बनाता हूँ UGC, समझ चलिए आप ये अमीनो एसिड को, और AUG है, ठीक, और UAG है। तो मान के चलिए ये वाला U है वो यहाँ पे चला गया, या फिर ये वाला C है वो यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, और यहाँ का जो U है वो यहाँ चला गया। तो स्थान में अंतर होगा, स्थान में क्या अंतर कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, वो स्थान उसका लेता है, उसका स्थान वो लिखा है। तो इस प्रकार के रचनात्मक स्थानांतरण गुणसूत्र परिवर्तन क्या कहते हैं, स्थानांतरण गुणसूत्री परिवर्तन, स्थान में हेरफेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट एक और बचा था प्रतिलोमन, एक और भूल गया मैंने, इसका चौथा पार्ट होता है, कहीं भी लिख देता हूँ यहाँ पे प्रतिलोमन, इसको यहाँ पे समझाया। देखो प्रतिलोमन क्या होता है, यहाँ पे दिखेगा, ठीक, प्रतिलोमन दिख रहा है आप लोग को। प्रतिलोमन मतलब होता है इनवर्स इंग्लिश में इनवर्स से टाइप या फिर इनवर्स होता है। तो सोचिए पहले उससे पहले ये बताया था हूँ द्विगुणन में क्या होता था, एक ही बार क्या होता है, एक बार का 2 में आके चिपक जाता है, मतलब एक ही गुणसूत्र का 2 बार होना। साफ साफ क्या बोलेंगे, एक ही गुणसूत्र का 2 बार होना। जैसे यहाँ पे देखिए ये U है तो यहाँ भी U है, ये U है तो यहाँ भी U है, तो क्या होगा, ये G है तो यहाँ भी G है, तो वो क्या हो गया आपका द्विगुणन गुणसूत्र। तो एक ही बार किसी भी गुणसूत्र का होना, एक स्थान में एक से ज्यादा बार एक ही गुणसूत्र का होना क्या कहलाता है, आपका द्विगुणन गुणसूत्र कहलाता है। ठीक, और प्रतिलोमन क्या होता है, मान के चलिए ये गुणसूत्र की कोई संरचना है, तो मान चलिए यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये गुणसूत्र इस स्थान को छोड़कर क्या कर जाएगा, ये पीछे में जाकर जुड़ जाता है और यहाँ पे अपना स्थान ले लेता है, तो वो क्या कहलाता है आपका प्रतिलोमन। मतलब कोई गुणसूत्र अपने स्थान को छोड़कर 180 अंश वापस घूमकर पीछे में जाके या दूसरे स्थान पर जाकर लग जाता है, उसी लाइन में उसी पंक्ति में लग जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिलोमन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन मतलब डीएनए की संरचना में जितने प्रकार के क्या होंगे आपके हेरफेर होगा, आगे पीछे होगा, वो सब क्या होगा आपका जीन उत्परिवर्तन। ये कितने प्रकार से मुख्यतः, ये भी 3 ही प्रकार से है, वो कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। ठीक, याद रखिएगा 4 प्रकार के कौन कौन से, गुणसूत्री उत्परिवर्तन, जीन सूत्री उत्परिवर्तन, सॉरी क्या कहता हूँ, संरचनात्मक, संख्यात्मक, और क्या था एक तो संख्यात्मक, संरचनात्मक, और था आपका और कुछ था। ठीक, उसमें क्या क्या था आपका, संरचनात्मक, संख्यात्मक, सॉरी वो तो रचनात्मक वीडियो के अंतर्गत है ना, रचनात्मक वाले में था। तो इसमें क्या है मुख्यतः 3 है, कौन कौन सा, पहला आपका होगा, सॉरी इसको ट्रांस, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस, इंग्लिश में इसको कुछ बोला जाता है ट्रांजिशन बोला जाता है, और एक को क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन, हिंदी बोलते हैं। पहले बोलते हैं प्रतिस्थापन, पहले क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन, दूसरे क्या बोलते हैं ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन, तीसरे क्या बोलते हैं, तीसरे का आपको फ्रेम शिफ्टिंग बोलते हैं, फ्रेम शिफ्टिंग। ये मुख्यतः इसमें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो ठीक, तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, इसमें डीएनए का हेरफेर होगा। तो क्या है प्रतिस्थापन, मतलब स्थान से क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हो जाएगा, उसका आपका प्रतिस्थापन हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल ATG होता है, न्यूक्लियोटाइड में पेप्टाइड में क्या होता है, देखो A का T के साथ होता है, G का C के साथ होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन
जैसे ए जी टी सी ये स्थान है, क्रम है, तीसरे क्रम में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ए की जगह में कौन चला जाएगा, मान के चलिए जी चला जाएगा तो ए नीचे आ जाएगा। तो अब इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहलाएगा। ठीक, अब मुख्यतः ये दो प्रकार का होगा, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। पहला कौन सा होगा, ट्रांजिशन, दूसरा होगा आपका क्या होगा, ये तो फ्रेम शिफ्टिंग दूसरा है। ठीक, दूसरा आपका फ्रेम शिफ्टिंग है, इसमें फ्रेम शिफ्टिंग। ठीक, ये क्या है आपका मुख्यतः फ्रेम शिफ्टिंग होगा। इसमें दूसरा क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सन। इसमें क्या कहलाएगा आपका ट्रांसवर्सन, ट्रांसवर्सन। ठीक ठीक, तो प्रतिस्थापन होता है पहला, और दूसरा इसमें क्या होता है जी आपका फ्रेम शिफ्टिंग। तो प्रतिस्थापन दो प्रकार के होंगे, या तो ऊपर का नीचे चला जाना, वो क्या कहलाएगा आपका ट्रांजिशन कहलाएगा। क्रमों में क्या होगा, हेरफेर होगा, वो क्या कहलाएगा आपका ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्सन जो जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा है, और एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा है, तो एडेनिन के साथ मैं गुआनिन जोड़ दूंगा, जी जोड़ दूंगा, तो इस प्रकार का क्या होगा आपका ट्रांसवर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सन उत्परिवर्तन कहलाएगा। और जैसे थाइमिन के साथ क्या जुड़ता है आपका, एडेनिन ही जुड़ता है, तो उसको मैं साइटोसिन जोड़ दूंगा, टी और सी कर दूंगा, तो वो कौन सा कहलाएगा आपका ट्रांसवर्सन कहलाएगा। और फ्रेम शिफ्टिंग, फ्रेम शिफ्टिंग मतलब होता है पूरा फ्रेम, जैसे ये एडेनिन, थाइमिन और ये क्या उसके बाद गुआनिन और ये साइटोसिन, तो ये एक फ्रेम है कि नहीं है, इतना बताइएगा। ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये समझ जाइए एक फ्रेम है, लाइन के बाद एक दूसरे पूरे सीक्वेंस में जुड़े हैं। इसी को मान के चलिए चैन है, एडेनिन का फिर थाइमिन, इस साइटोसिन, फिर इसका सी के साथ, ए के साथ, फिर इसका समझ जाए इसका टी के साथ। तो ये फ्रेम, ये पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा, एक फ्रेम से जुड़ा है, तो इसी फ्रेम का क्या होगा पुनः, मतलब दूसरे के साथ जाके जुड़ जाना, ये फ्रेम का पूरा शिफ्ट हो जाना दूसरे ग्रुप में। जैसे ये फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा नीचे में, एक और ऐसी मान के चलो बना रहेगा, जो भी ए टी और जी सी ऐसा करके बना रहेगा, और सी और टी बना रहेगा, तो इसके स्थान पे ये यहाँ पे क्या करेगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो है फ्रेम यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, उसी क्या करेंगे हम लोग, फ्रेम शिफ्टिंग। दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है आपका फ्रेम शिफ्टिंग, वो उस प्रकार का उत्परिवर्तन आपके क्या आ जाएगी, फ्रेम शिफ्टिंग। अब इस टॉपिक का मैं मात्र और मात्र एक वीडियो और डालूंगा, फिर ये वाला वंशावृद्धि का सिद्धांत आपका क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। वंदे मातरम।